नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। भारतीय जनता पार्टी ने सूचियां बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दी, उम्मीदवार पहले डिक्लेयर कर दिए, प्रचार बहुत पहले चालू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये तक बताया कि आने वाले 2024 के नतीजों के बाद 100 दिन का प्लान तक उनके पास तैयार है। लेकिन अभी तक 2024 के चुनाव में जो घोषणा पत्र होता है, बीजेपी के पास अगले 5 साल के लिए क्या रोड मैप है, ये घोषणा पत्र अभी तैयार नहीं हुआ था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया। वर्तमान में मैं पहले नाम गिनता हूं, इसमें कौन-कौन है और उसके बाद हम विश्लेषित करेंगे कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति क्या कहती है। क्योंकि ये देश की राजनीति से लेके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में जो अलग-अलग गुट पनप रहे हैं, उस पे कहीं न कहीं ये रेखांकित करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो राजनाथ सिंह बना दिए हैं उत्तर प्रदेश से। निर्मला सीतारामन इसकी संयोजक है, वो तमिलनाडु से है। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से है, जो सह संयोजक है। अर्जुन मुंडा झारखंड से है, सदस्य है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से है, सदस्य है। अर्जुन मेघवाल राजस्थान से है, सदस्य है। अश्विनी वैष्णव ओडिशा ब्रैकेट में राजस्थान सदस्य है। किरण रिजिजू ये अरुणाचल प्रदेश से है, सदस्य है। धर्मेंद्र पटेल ये भूपेंद्र पटेल ये गुजरात से है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से है। ये सब सदस्य है। फिर मुख्यमंत्रियों के नाम आना शुरू हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री या हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं। लेकिन आगे फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, ये पूर्व मुख्यमंत्री। फिर स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश, जुएल ओराम उड़ीसा, रविशंकर प्रसाद बिहार, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश, राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, राधे मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश, मंजीत सिंह सिरसा दिल्ली, ओपी धनखड़ हरियाणा, अनिल एंटोनी केरल और तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश। इसमें एक मुख्य राज्य कर्नाटक जो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था भाजपा का, वहां किसी को उन्होंने लिया नहीं, शायद वहां पे अंदरूनी झगड़े इतने हो गए, एक का नाम लेंगे तो दूसरे का नाम नहीं। यदि मैं सारी नाम जब 27 आपके सामने रखे मैंने, तो इसमें एक बात बड़ी प्रमुखता से दिखाई देती है। ये सारे के सारे लोग वो है जिनकी नजदीकियां बेहद अमित शाह जी से है। वर्तमान में कई अंधभक्त हो या ऑन रिकॉर्ड बीजेपी तो कहते हैं कि हमें गुटबाजी नहीं, लेकिन जो उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, संगठन में जो अभी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उस हिसाब से एक बात तो तय है कि अब मोदी जी सिर्फ चेहरा रह गए हैं पार्टी का, और पार्टी का पूर्ण रूप से कंट्रोल अमित शाह जी ने लिया है। और ये अमित शाह ही है जिनका रिफ्लेक्शन अमित शाह जी की कितनी ताकत है और उनका कितना कंट्रोल है, ये इस मैनिफेस्टो कमेटी में भी दिखाई देता है। इस मैनिफेस्टो कमेटी में एक और चीज दिखाई देती है। उन्होंने यदि उनकी अमित शाह जी की जैसे कि योगी आदित्यनाथ से नहीं पटती है, तो फिर राजनाथ सिंह हो या फिर डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश से वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलते हैं। राजनाथ सिंह का भले ही योगी आदित्यनाथ से ज्यादा दुराव नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह को साथ में लाकर ये जो आने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन होगा, इसका जो हु आफ्टर मोदी जो सवाल उठता है, उस सवाल में जो नाम आते हैं, उसमें प्रमुखता से नाम आता है नितिन गडकरी का। क्योंकि संघ का बैकिंग है, सभी राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध है और लोकप्रिय है और एक अच्छा काम करने वाले मंत्री माने जाते हैं। उनके साथ कौन-कौन जा सकता है? सब असंतुष्ट यदि उनके साथ चले गए, तो फिर राजनाथ सिंह भी असंतुष्ट है कहीं न कहीं, उनको लगता है वो अपमानित हुए। फिर शिवराज सिंह चौहान भी है, वहाँ वसुंधरा राजे भी है, सुशील कुमार मोदी भी है। ये तमाम लोग हैं कि जो समय-समय पे अपमानित हुए हैं पार्टी में, और उनको लगता है कि यदि नितिन जी आ गए, तो नितिन जी जब अध्यक्ष थे तो इन सभी लोगों की तुति बोलती थी। तो इन सभी लोगों के साथ
आशा है कि वो, तो इन सब लोगों को यदि यहाँ एडजस्ट किया जाता है, खासकर राजस्थान में वसुंधरा फैक्ट्री इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने वैष्णव को भी रखा है, भले वो उड़ीसा के कोटे में है, लेकिन वो ज़्यादा दखल-अंदाज़ी उनकी राजनीति में है, अश्विनी वैष्णव की। आपने फिर वहाँ से राजस्थान से और भी लोग रखे हैं, जैसे कि आपने अ, 2 नाम और है राजस्थान से, जिसको मैं कहता हूँ कि अ, मेघवाल है। वो एक ऐसा नाम है कि जो वसुंधरा के खिलाफ रहते हैं, लेकिन फिर उनके सामने वसुंधरा को भी लाया। वसुंधरा के बेटे को टिकट देके कहीं न कहीं वसुंधरा जी को भी खुश करने का प्रयास किया, ताकि करीब-करीब 43 सीटें ऐसी बीजेपी हारी है विधानसभा में, जो वसुंधरा फैक्टर की वजह से हारी है। कई लोग वहाँ इंडिपेंडेंट लड़े जो वसुंधरा के लोग माने जाते हैं। वर्तमान में भी कोटा में जो कांग्रेस जॉइन करके जो चुनाव जो जो सज्जन लड़ रहे हैं ओम बिरला के खिलाफ, वो भी वसुंधरा गुट के ही माने जाते हैं। तो वसुंधरा जी को लाके कहीं न कहीं पूरा अलग-थलग गडकरी को करने का प्रयास किया है। तो इसमें अच्छा, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर है, तो मैनिफेस्टो में वो होनी चाहिए क्योंकि फाइनेंस का मामला है। पीयूष गोयल भी वो अ, अमित शाह के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा हो गया, भूपेंद्र यादव हो गए, फिर किरण रिजिजू हो गया, अश्विनी वैष्णव हो गए। ये सारी की लाइन जो है वो कहीं न कहीं क्लोज़नेस है जिनकी, जो अमित शाह से दिखाई देती है। भूपेंद्र पटेल गुजरात में, वो भी उनके साथ है। हेमंत बिस्व शर्मा, विष्णुदेव सहाय, मोहन यादव, ये तमाम ये तीनों मुख्यमंत्री, ये ये 2 मुख्यमंत्री तो अमित शाह के कोटे से ही है, और हेमंत बिस्व शर्मा को यदि पार्टी में लाने से लेके मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का अमित शाह का एक मेजर हाथ रहा है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, जैसा कि मैंने कहा कि गडकरी से बिल्कुल इनको दूर हटना है, इसलिए एडजस्ट हो गए। स्मृति ईरानी एक जो है, जो हम कह सकते हैं कि ये अभी भी मोदी जी के कैंप में मानी जाती है। लेकिन उनको रख के कहीं क्योंकि एक ही महिला थी इसमें, वसुंधरा राजे, उनको कहीं न कहीं एक महिला को और प्रतिनिधि देना था, तो उन्होंने स्मृति ईरानी को दिया। जुएल ओराम ओडिशा, वो भी उनके पास है। रविशंकर प्रसाद भी, सुशील कुमार मोदी भी, ये बिहार के वो लोग हैं कि जो कहीं न कहीं नाराज़गी झेल रहे थे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद को क्यों निकाला वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, और सुशील कुमार मोदी घर पे क्यों बिठा गए थे, उनको भी नाराज़। ये सारे नाराज़ लोग सारे कोप भवन में इकट्ठा हो जाए गडकरी के, तो ये सबके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए इनको यहाँ एडजस्ट किया गया है। राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से आते हैं, ये भी नज़दीकी माने जाते हैं अ, अपने अमित शाह जी से। विनोद तावड़े बिल्कुल राजनीति में अलग-थलग पड़ गए थे। विनोद तावड़े एंटी फडणवीस कैंप के माने जाते हैं। उन्हें जनरल सेक्रेटरी करके एस्टेब्लिश करना, ये फडणवीस को काट के रूप में उपयोग में लाना, क्योंकि फडणवीस मोदी जी के गोद में बैठ के कई बार ऐसा भी काम कर चुके हैं कि जो अमित शाह को लगता था कि जो नारे लगते हैं कि नरेंद्र के बाद कौन तो देवेंद्र, तो उस को सेटल करने के लिए उन्होंने विनोद तावड़े को आगे बढ़ाया, और विनोद तावड़े आज अमित शाह जी के बहुत नज़दीकी आदमी माने जाते हैं। बिहार में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है, और महाराष्ट्र में तो पकड़ उनकी है ही। फिर राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश में जिनका टिकट कटा था, और उनको गोरखपुर से आते हैं, और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का उनका 36 का आंकड़ा है। उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाकर उनको कई जगह पे प्रोमिनेंटली जगह प्लेसमेंट जो मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि वो अमित शाह जी के बड़ी नज़दीकी है, और योगी के कहीं न कहीं उनका और योगी का जो 36 का आंकड़ा है, वो बना हुआ है। सिरसा, ये भी नई एंट्री है बीजेपी में, ये भी अमित शाह की कृपा से बना। फिर ओपी धनखड़ हरियाणा में हो, अनिल एंटोनी जो आंटी के बेटे हैं केरल से, कांग्रेस के नेता के, वो बीजेपी में आए, उसमें भी कहते हैं, और तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश, एक मुस्लिम भी होना चाहिए इसलिए दिया। कुल मिला के मैनिफेस्टो की कमिटी यदि मैं देखूँ, तो ये कमिटी के ऊपर पूरा जो छाया है, वो अमित शाह जी की है। जैसे कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अमित शाह के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसलिए भी नहीं लाया होगा, क्योंकि वो अमित शाह के इतने ब्लाइंड माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं। तो उनको भी नहीं लगा था कभी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो साय को भी नहीं लगा था और यादव जी को भी नहीं लगा था। लेकिन फिर एक मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है। राजस्थान से जब आपने 2-2 3-3 लोगों को लिया, मुझे लगता है कि फिर मुख्यमंत्री को उन्होंने, और वहाँ मुख्यमंत्री बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है यदि वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो सिर्फ़ अमित शाह जी की कृपा से। तो कुल मिलाकर ये जो कमिटियाँ होती है बीजेपी के, बहुत इंडिकेटिंग होती है। ये बताती है कि बीजेपी में वर्तमान में स जो संगठन है, वो उस पे कौन काबिज़ है। ऐसी कमिटियाँ ये भी इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में सत्ता
का झुकाव किधर होगा। तो पूर्ण रूप से अपनी ताकत, सत्ता और सरकार पे जिस हिसाब से अमित शाह धीरे-धीरे कसावट ला रहे हैं और ये जो मैनिफेस्टो कमेटी है, इस मैनिफेस्टो कमेटी क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस मैनिफेस्टो कमेटी में नितिन गडकरी क्योंकि वो अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, वो उनके विज़न की किताबें वो कई लिखते हैं, उनके भाषण लोग लाखों में सुनते हैं। देश का विज़न बेरोज़गारी के लिए क्या हो सकता है, किसानों के लिए क्या हो सकता है, नए-नए एक्सपेरिमेंट और ये तमाम चीज़ें करने वाला इंसान यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं है, यदि स्क्रीनिंग कमेटी में भी नहीं है और अब इवन मैनिफेस्टो कमेटी में भी पार्टी को लगा कि उनकी ज़रूरत नहीं है, मात्र इसलिए कि कोई भी दिल्ली की मुझे लगता है सियासत को या दिल्ली को ये शाप है कि दिल्ली में जब भी सत्ता संघर्ष हुआ है, तो सबसे पहले अपने वालों का कत्ल हुआ है। तो वो तो राजा, महाराजा, नवाबों और मुगलों के पीरियड में होता था। वर्तमान में कत्ल के मायने राजनीतिक कत्ल होते हैं। तो यदि बीजेपी 300 पार हो गई 2024 में, तो नितिन गडकरी का मंत्री बनना भी मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है पार्टी में और जिस हिसाब से उनको अलग-अलग, अलग-थलग करके उनके साथ जो संभावित जाने वाले लोग हैं, उनको अपने पाले में खींचने की एक एक्सरसाइज़ है। बाकी मैनिफेस्टो तो अमित शाह तय करेंगे और सब कोई सिग्नेचर उन्हीं की होनी है। ये कमिटी एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, लेकिन फ़ॉर्मेलिटी में भी यदि ये खेल होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में कितना ज़बरदस्त तड़का लग रहा है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।